हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पिछले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे। इसमें जीरो वेक्टर का डिस्कस किया था, 8 ठीक है, 9 था। यूनिट वेक्टर बताया था। इस क्लास में बात करेंगे यूनिट वेक्टर। नाम से ही लगा जिसका मैग्नीट्यूड जो 1 यूनिट होना चाहिए। यूनिटी की बात करें तो 1 यूनिट होना चाहिए। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वगैरह कुछ है तो 1 मीटर का हो। अगर ऐसा यूनिट में है तो सीजीएस यूनिट में होगा तो 1 सेंटीमीटर हो सकता है। यूनिट एंड डायमेंशन बात की हम लोग यूनिट के बाद। और मान लो ये फोर्स हो तो 1 न्यूटन हो सकता है, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट में तो 1 डाइन हो सकता है। तो यूनिट होना चाहिए, जो भी 1 मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। उसका जो यूनिट है वो अपना जो सिस्टम तुम डिस्कस करोगे, ऐसा ही सिस्टम डिस्कस करोगे कि कौन सा सिस्टम डिस्कस करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो रहेगा। तो यूनिट मैग्नीट्यूड का बनाया कैसे जा सकता है? जैसे कि मान लो एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर ए बी। इसको यूनिट मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड का बनाना है। इसकी यूनिट में रहा 1 मैग्नीट्यूड का बनाना है, कैसे बनाओगे? जैसे मान लो कोई क्वांटिटी मान लो 500 है, इसको 1 बनाना है, क्या करोगे? 500 से डिवाइड करो, सबसे आसान तरीका। जो भी है उस एक तो क्वांटिटी होगी, और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है। 499 जो माइनस कर तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। ये सबसे आसान तरीका है कि जो जिस मैग्नीट्यूड का उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, कितना भी है। क्योंकि अगर माइनस करोगे तो उसमें एक कम करके तुमको माइनस करना होगा, लेकिन डिवीजन में तो सीधे करना है कि जो क्वांटिटी है जितना है उतना ही से डिवाइड कर लो, 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी यही काम करेंगे। कोई वेक्टर है उसको 1 मैग्नीट्यूड का बनाना, क्या करेंगे? उसका जितना भी मैग्नीट्यूड उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो अगर जो मैग्नीट्यूड है उससे अगर डिवाइड कर देते ये एक 1 यूनिट का वेक्टर हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएगा, कुछ भी इसका नाम दे दो पी क्यू। तो ये जो वेक्टर होगा अगर इसका 1 मैग्नीट्यूड का है तो ये यूनिट वेक्टर होगा किसके डायरेक्शन में? ए बी के डायरेक्शन में। इसको लिखते कैसे वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो जैसे वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, वेक्टर में ए बी वेक्टर लिखना तो ए बी पे एरो साइन लगा दिए। ये वेक्टर, ये एरो साइन इंडिकेट करता है कि ये वेक्टर है। कितने मैग्नीट्यूड का ये नहीं पता, लेकिन यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमें फिक्स है कि 1 यूनिट का है। कुछ स्पेशल डिस्कशन होना चाहिए। एक्चुअली में होता ये है कि किसी भी वेक्टर में ये भी या कोई भी उस पर कैप लगाओ, इसको कैप बोलते हैं। ऐसे साइन रहता है, ये साइन जो होता है इसी को बोलते हैं कैप। कॉपी ऐसे कैप तो इस टाइप से जनरली रहता है, लेकिन उसी को इस टाइप से डिस्कस किया गया है। तो कैप पहना दिया गया है ऊपर से, तो ये एरो की जगह कैप हो गया। तो एरो नहीं होगा, एरो की जगह क्या होगा? कैप। ऐसा नहीं, दोनों होना है। ये कैप अगर है तो इसका नोटेशन ये हुआ कि ये वेक्टर तो है ही, तो वेक्टर का एक अनदर नोटेशन है भी एक तरह से। लेकिन ये साथ साथ एक और चीज है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। तो कहीं भी अगर कैप लगा हुआ मतलब मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना, 1 यूनिट। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन ध्यान देते हैं। तो कैप का ये बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे। तो वेक्टर का मतलब एरो ही केवल नहीं होता है, कैप भी होता है। तो कैप लगा हुआ है मतलब वेक्टर तो है ही, साथ साथ वो यूनिट मैग्नीट्यूड का है। ये चीज लिख लोगे। इट इज यूनिट वेक्टर रिटेन by putting cat instead of an एरो की जगह कैप लगा करके इसको लिखते हैं। तो अगर इसको अगर सिंपली पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ते थे ए बी वेक्टर या वेक्टर ए बी वेक्टर, अगर इसको पढ़ना तो क्या पढ़ेंगे? जैसे तो ए बी कैप पढ़े, लेकिन इसको अगर इसके तरीके से पढ़ना चाहिए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके 1 यूनिट का हो गया तो उस केस में ये जो होगा उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो लिखेंगे कैसे इस यूनिट वेक्टर को? पहले चलो नोट डाउन कर लो और इसको हटा लो। तो जो लिखने का यहाँ एक फार्मूला डिस्कस आ जाएगा, उसको समझेंगे, समझ के लिखेंगे, तो वही तुम्हारा काम आने वाला है। तो हमें इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, कौन सा? जो उसका जिसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर ए बी कैप। ए बी कैप जो है इसका डायरेक्शन तो ए बी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट कैसे होगा? जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो डायरेक्शन ए बी का होगा कि ए बी जो वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। ए बी वेक्टर रहेगा। ए बी वेक्टर को किससे हम लोग डिवाइड कर लें? क्या इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लें?
तो वेक्टर ए बी और डिवाइड किससे करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो ये ए बी कैप हो जाएगा। इस तरह से ये मॉडुलस लगा के मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ये एक्चुअल में है ए बी कैप, ये मॉडुलस लगता है। तो किसी में ये मॉडुलस मैथ में पड़े होंगे कि जैसे 5 का मॉडुलस 5 होता है या -5 का मॉडुलस भी 5 ही होता है, तो उसी वही नोटेशन है मॉडुलस का। तो ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये क्या चीज बताता है मैग्नीट्यूड। ये है यहाँ पे वेक्टर भी है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड है। ये एक तरह से स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो उसका केवल मैग्नीट्यूड बताया कि इसमें से डायरेक्शन निकल गया। ये भी कैप का जो ये है मॉडुलस, ये है बोलते हैं मैग्नीट्यूड और वेक्टर। ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, जिस भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर तुमको लिखना है, उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर लो, वहाँ का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, तो वहाँ का तुमको यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये हुआ मॉडुलस, ये हुआ उसका वेक्टर, ये बी कैप। ये बी कैप जो है अभी भी लिखा था, ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये भी वेक्टर का अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। ये बी कैप है क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो किसी का भी यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर में उसको मॉडुलस से डिवाइड करो, वहाँ से तुमको यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये जो है अदर वेक्टर वगैरह लिखने के काम आ जाता है। यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला हो गया, किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर लिखने के लिए फार्मूला हो गया। अब आगे हम लोग जो वेक्टर वगैरह लिखेंगे जनरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में लिखते हैं, तो उनका भी कुछ यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया, तो उसको चलो देख लो। यूनिट वेक्टर along x, y and z axis। तो एक्स वाई कहीं पहले बात करते हैं। जेड एक्सिस का जो डिस्कशन होगा वो आगे, जेड एक्सिस तीसरा एक्सिस ऐसे होता है परपेंडिकुलर में, उसमें 3 डायमेंशन देखना होगा। अभी जो डिस्कस मैं करूंगा केवल एक्स और वाई की बात करूंगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। ये मान ली इधर कोई वेक्टर है 5 मीटर का, इस ए बी वेक्टर को क्या लिखोगा, अभी तक के नॉलेज में क्या लिखोगा, मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। टेबल किधर होगा, एक्स के अलॉन्ग है क्या, ये एक्स हुआ तो प्लस एक्स, इधर होता था माइनस एक्स, इधर होता था प्लस वाई, इधर होता था माइनस वाई। पीछा होगा तो क्या होगा, वो आगे में बात करेंगे, वही कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो आगे बात करेंगे। अभी हम लोग मान के चले एक्स या वाई के पास हो जाए, इधर हुआ था एक्स प्लस एक्स, इधर हुआ था माइनस एक्स, इधर हुआ था प्लस वाई, इधर हुआ था माइनस वाई। ठीक है, लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 5 मीटर मैग्नीट्यूड हुआ, ये वाला डायरेक्शन किधर हुआ, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, तो नेट वेक्टर हो गया। अब इतना लंबा लिखने से बचने के लिए छोटा सा नोटेशन यूज किया था, कहीं भी जो नोटेशन यूज किया था कुछ लंबा सा जो डिस्कशन उसको लिखने से बचने के लिए, जैसे कि इस तरह से लिखते हो 5 + 3 = 8। ठीक है, तो सही है, 5 में 3 जोड़ोगे तो आपको, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 5, चलो पहले क्यों लिखना नहीं, ऐसे ही 5 + 3 = 8। क्या ये गलत है, सही है, 5 + 3 = 8 सही है या गलत है, गलत तो नहीं होगा, ये भी सही है। लेकिन ऐसे आज तक शायद लिखे होगे, यही लिखते हो, ये तो नहीं लिखते हो। ये क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला, लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 30 प्लस के बदले नोटेशन यूज कर दिए, इक्वल टू के बदले नोटेशन यूज कर दिए, FIV भी लिख सकते हो 5 का, तो 5 का नोटेशन है, FIV 5 पूरा लिखते हो तो 5 को इस तरह से लिख देता, तो उसका नाम माना जाता है कि 5 नंबर की बात कर रहे हैं, इस तरह से उसका माना जाता है 3 नंबर की बात कर रहे हैं। तो फीस में बहुत जगह ऐसा होगा कि कुछ लंबा लंबा लैंग्वेज से बचने के लिए हम नोटेशन यूज करेंगे। तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस इतना पूरा न लिख करके यहाँ केवल नोटेशन यूज होने वाला आई कैप, क्या होने वाला है आई कैप। एक्स का होगा तो आई, अल्फाबेट पढ़ेंगे आई जे के ABCD में, तो एक्स का हुआ तो आई, वाई का हुआ तो जे और जेड का हुआ तो के, तो लगातार वाला ही है, इधर उधर भी नहीं है, आई जे के याद रखना, आई जे के। और प्रॉपर जैसे एक्स वाई जेड उसी तरह से एक्स का आई, वाई का जे और जेड का के, आई कैप जे कैप और के कैप। कैप क्यों लगाएंगे, तो कैप इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात करना, आई वेक्टर अलग हो जाएगा, आई कैप अलग है,
ये वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हमें नहीं पता, ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो हमें मैग्नीट्यूड हमें पता है 5, केवल डायरेक्शन ही तो देना है। लेकिन जो यूनिट वेक्टर एक्चुअल में डायरेक्शन देने का काम करता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देने का। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड वही का वही रहेगा। तो मान लो 5 मैग्नीट्यूड का, यहाँ मैं 5 मीटर और यहाँ पे 2 मैग्नीट्यूड का और डाल देता, 5 मीटर 10 ना हो जाएगा। यहाँ जो भी देना है 1 मैग्नीट्यूड का देना है, डायरेक्शन जो देना है दिया जाएगा। ये मैग्नीट्यूड कितना देना है तो 1 यूनिट। तो नोटेशन में ध्यान रखना है, तो आई कैप लिखना है, आई वेक्टर नहीं लिखना है, ध्यान दोगे। तो आई कैप लिखना है, डायरेक्शन देने के लिए क्या देना है? आई कैप। तो ए बी वेक्टर को क्या और लिख सकते हैं? यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 मीटर। ये तो हम लोग कर क्या रहे हैं? लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, यूनिट वेक्टर along x-axis, y-axis and z-axis is written as I cap, I पूरा लिख सकते हैं, I cap, J cap and K cap respectively। तो x एक्सिस का लॉन्ग I कैप, y एक्सिस का लॉन्ग J कैप, z एक्सिस का लॉन्ग K कैप, इस तरह से लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखोगे। I कैप कहीं भी लिखा है मतलब x का यूनिट वेक्टर है, J कैप कहीं भी लिखा है तो y का यूनिट वेक्टर है, K कैप कहीं भी लिखा है तो z का यूनिट वेक्टर है। तो और कुछ एग्जांपल यहाँ बात करें हम लोग। एक्स और वाई एक्सिस की कहीं मैं लेने वाला हूँ, यही नाम जो है चार्ल्स न्यूटन का इधर है, मीटर का इधर है, इनको लिखना है। ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, डायरेक्शन इधर। अब देखो डायरेक्शन में देखना, पोजीशन ही है, ऐसे तो लोकेशन इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लोकेशन समतल में, डायरेक्शन इधर है। वेक्टर कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पिछले क्लास में बताया था। तो वेक्टर को पोजीशन से मतलब नहीं होता, वेक्टर को डायरेक्शन से मतलब होता है। कहाँ पे उससे मतलब नहीं है, किस डायरेक्शन में उससे मतलब है। तो डायरेक्शन किधर है? प्लस एक्स की माइनस एक्स, माइनस एक्स हुआ उधर प्लस एक्स हुआ, तो कहीं भी रहकर उधर क्यों डायरेक्ट करेगा। तो यहाँ के एक्सिस एक्स उधर है तो प्लस एक्स होगा, इधर होगा तो माइनस एक्स, जो नोटेशन है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ जो बेसिक डिस्कशन था मैथ का, कि एक्स एक्स इधर ही माना जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है एक्स एक्स ऐसे माना होगा, एक्स माना ये वाला वाला। इस केस में इधर का प्लस आई लेंगे, उधर का माइनस आई लेंगे, इधर जे इधर माइनस जे। तो इधर एक्स माना हुआ है वो प्लस आई, इधर वाई माना हुआ है वो प्लस जे। हो सकता है वाई नीचे मानता था, प्लस जे नीचे हो जाता, हो सकता है भी हो, तो वाई इधर मान लो, एक्स इधर मान लो। ये वाला आई कैप होगा, ये वाला जे कैप होगा, तो ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं वो आई कैप है जे कैप के नाम से लेना है, एक्स किधर माना गया, वाई किधर माना गया, उससे मतलब है। इवन तिरछा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक्स वाई, ये आई कैप होगा, जे कैप होगा। बस ध्यान रखना कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो कोई और एंगल नहीं हो सकता। ऑब्लिक एक्सिस हमारे डिस्कशन में नहीं है, तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो 4 न्यूटन का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा? अगर लैंग्वेज वाइज लिखोगे किस तरह से लिखना होगा? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखना होगा, तो इन्हें लिखोगे तो नोटेशन में क्या डालोगे? 4 न्यूटन। उधर का अगर आई कैप है तो इधर क्या लगेगा? माइनस है, बताया था। किसी वेक्टर को 180 से रोटेट करोगे तो माइनस से लगा देते हैं, तो उधर आई इधर माइनस है, निगेटिव ऑफ वेक्टर, क्या ये माइनस आई कैप लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हो, जनरली क्या करते हैं माइनस को बाहर 4 न्यूटन। इवन तुम न्यूटन को बाहर भी कर सकते हो, तो आई कैप न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट है बाहर हो सकता है। सीडी वेक्टर, सीडी वेक्टर कितना है लिखते बताओ, तो क्वेश्चन का लिखते हो 2 मीटर। लैंग्वेज वाइज क्या करोगे? अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस होगा क्या? नेगेटिव एक्सिस का लॉन्ग है, जब नेगेटिव वाई में है तो
कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव आई जैसा, लेकिन है तो निगेटिव आई के लॉन्ग, इसको क्या लिख सकते हैं 2 मीटर माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप होगा। तीसरा ये बैठकर 2 न्यूटन इधर भी हो तो प्लस वाई में है और लॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, न्यूटन के इधर पॉजिटिव एक्सिस का लॉन्ग, इसका नोटेशन क्या लिखेंगे 2 न्यूटन ये जे का माइनस साइन लेंगे 2 जे का होगा क्या, इधर है आई कैप, अगर एक्स इधर और आई इधर माना है इधर आई कैप इधर माइनस आई कैप इधर जे कैप इधर माइनस आई कैप। तिरछा होगा तो उसको हम लोग लिखने का आगे डिस्कस करेंगे। ये नोटेशन ध्यान रखना यूनिट वेक्टर के डिस्कशन में। यूनिट वेक्टर जो है एक्स वाई जेड वाला फिक्स होता है, अपने से चेंज नहीं करना है। एक्स का आई कैप माइनस एक्स माइनस लग जाएगा, वाई का जे कैप और जेड का के कैप। तो जेड इन्हीं के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे जेड एक्सिस जो होता है इस प्लेन के एक्स वाई जो प्लेन एक्स वाई एक्सिस का उसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर में भी दो डायरेक्शन, एक तो इधर बाहर की और एक अंदर की ओर हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। कौन सा होगा वो आगे हम लोग बात करेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जेड एक्सिस का डिटेल हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली उस क्रॉस प्रोडक्ट से आगे डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर में, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है जेड एक्सिस का डिस्कशन, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आगे उस क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्कस करूँगा। ये डिस्कशन हो गया यूनिट वेक्टर का। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। पोजीशन वेक्टर। तो बहुत सारा नाम ऐसा होता है वेक्टर में, तो जो यहाँ फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाला है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैथ में एकदम वेक्टर पढ़ने वाले हो तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो वेक्टर जो मैथ का ही टॉपिक है, फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ पे जैसे बेसिक मैथ में जरूरत पड़ा तो बता दिया। तो एक्चुअल में फिजिक्स तुम्हारा स्टार्ट होता है जैसे यूनिट डायमेंशन था वो फिजिक्स का, जो अगला टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स मोशन जिसको 19 में बोलते हो, वो एक्चुअल में फिजिक्स तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है फिजिक्स का। और यूनिट डायमेंशन भी तो पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाला है। यूनिट डायमेंशन अगर अलग से नहीं भी पढ़ोगे तो पूरे फिजिक्स में तुम्हारा यूनिट डायमेंशन लिखने का आता ही रहेगा, तो वहाँ से भी डिस्कस कर सकते हो। ये पहले से पढ़ा होता है, यह है कि यूनिट डायमेंशन लिखना तुम्हें आसान हो जाएगा। और उसमें कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी डिस्कस किए थे, फार्मूला वगैरह रिलेट करने का, फार्मूला निकालने का, इंटर क्वान्टिटी एक साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला फॉर्म में, तो सभी डिस्कशन में हो जाता है। पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन के बारे में तो पता होगा कि पोजीशन क्या होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जैसे मैथ में भी डिस्कस किया था, एक्स कॉमा वाई है, ये दूरी एक्स ये दूरी वाई, तो ये दूरी अगर एक्स है वाला वाई है, एक्स कॉमा मान लो ये भी, तो यहाँ पे बात करिए ये है ये वाला बी है, तो इसका जो पोजीशन होगा या कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा बी होगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है उसी को पोजीशन बोलते हैं। इस पॉइंट का जो पोजीशन है इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है ए कॉमा, इसी पोजीशन को जो वेक्टर में लिखते हैं उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वेक्टर फ्रॉम पोजीशन वेक्टर, उसी को पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट का जो पोजीशन उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मान लो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से यहाँ पे ये पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर। तो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो ए कॉमा बी है, ये वाला लेंथ ए रहा होगा, ये वाला लेंथ कितना रहा होगा बी, ये वाला लेंथ ए, ये वाला लेंथ बी। ये जो इसका वेक्टर वही ओपी, ये वेक्टर है इस पी पॉइंट का, यही आर वेक्टर है।
ओपी वेक्टर जो है आर वेक्टर है, तो यही ओपी वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन का वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो आर वेक्टर कौन सा होगा, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, या पीवी भी शॉर्ट में लिखते हैं, और पॉइंट, तो पी पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है। कैसे लिखेंगे, एक्चुअल में इस वेक्टर वगैरह का कंपोनेंट वगैरह का भी होता है कि ये वाला ए कंपोनेंट, ये वाला बी कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो आई कैप लगा दो, वाई एक्सिस का लॉन्ग है तो जे कैप लगा दो। ये एक्स का लॉन्ग हुआ, एक एक्स का लॉन्ग हुआ, वाई का लॉन्ग, इसलिए आई कैप लगा देंगे, इसलिए क्या लगा देंगे, जे कैप। देखो ये पोजीशन लिखने की, यहाँ से यहाँ जाओगे और यहाँ से यहाँ जाओगे, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये वाला एक्स के लॉन्ग है, ये वाला किसका लॉन्ग है, वाई का लॉन्ग। एक्स वाले में आई कैप लगाते थे, वाई वाला में क्या लगाते हैं, जे कैप। तो ये इस तरह से लिख सकते हो, आर वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। एक्स में जो होता है उसको आई कैप लगाते हैं, वाई में जो होता है जे कैप ऊपर की ओर रहता है, जे कैप नीचे रहता है, माइनस जे कैप। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ए और बी, ये वाला लेंथ ए है, ये वाला लेंथ बी है, ये आई कैप प्लस बी जे कैप, ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने को क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। करो, एक और डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका भी जरूरत पड़ते रहता है फिजिक्स में। डिस्प्लेसमेंट जो है मे बी 9-10 में पढ़े होगी, इसी को एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी ही है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जैसे कि मान लो इनिशियली यहाँ पे कोई आदमी था ए, और बाद में बी पे चला गया, इसी रास्ते से चला गया, कैसे भी क्या तो पड़े हो कि जो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या यहाँ पोजीशन कुछ था, यहाँ कुछ पोजीशन, जो दोनों का पोजीशन में चेंज हुआ वही ना डिस्प्लेसमेंट है। इसका पोजीशन जो है कुछ है, यहाँ पे कुछ और पोजीशन हो गया, यहाँ पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ पोजीशन अभी कुछ और है, यहाँ पोजीशन कुछ और हो गया। तो जो पोजीशन में चेंज होता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर का चेंज होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे है एस से भी करते हैं, वो अभी ये भी वेक्टर है, चेंजिंग पोजीशन वेक्टर होगा। चेंज हमेशा, जो चेंज कहीं भी होता है, चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जिस किसी का भी डिस्कशन में चेंज होगा, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दे। तो बी के पोजीशन वेक्टर में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दोगे तो वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है, तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल का। फाइनल किसका पोजीशन वेक्टर बी, उसमें इनिशियल को माइनस कर दोगे तो वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे कि 1 डायमेंशन लाइन में मोशन होगा तो समझने में आसान होगा तुम्हारा। इसमें मान लो तुम यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ पहुँच गया। मान लो अभी यहाँ से दूरी पे थे 5 मीटर, बाद में यहाँ से दूरी हो गया मान लो 12 मीटर, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही ना 7 मीटर हुआ बीच का। कैसे आया, तो 12 में से 5, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करो, ये पोजीशन हुआ, ये फाइनल पोजीशन हुआ, ये इनिशियल पोजीशन हुआ, और ये जो यहाँ से यहाँ चले डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो पोजीशन जो होता है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट नहीं होता। एक्सिस तुम कहाँ मान लो उसको मतलब नहीं है, ये जो पोजीशन होगा कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट होता है। तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ये डिफरेंस है। तो पोजीशन बताने के लिए हम लोग को कोऑर्डिनेट चाहिए कि ऑरिजिन कहाँ मान रहे हो, एक्सिस किधर मान रहे हो, उसके ऊपर नहीं होगा। कि डिस्प्लेसमेंट को उससे कोई मतलब नहीं कि कोऑर्डिनेट कहाँ मान रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा साथ ही होगा, कहीं भी मानो। मान लो और इधर मान लोगे ऑरिजिन, यहाँ से मेजर करोगे तो यहाँ मेजर करोगे, एक बढ़ाओगे तो 5 1 6 होगा, तो 12 1 13 होगा, 13 में 6 माइनस करोगे फिर 7 ही मीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का और डिटेल डिस्कशन इसका हम लोग काइनेमेटिक्स जो मोशन टॉपिक है उसमें करेंगे, वहाँ और भी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इसका हम लोग करने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये डिस्कशन है यहाँ पे, नोट डाउन कर लो।
आगे बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग, ये चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं एंगल देखने का। हाउ टू सी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर की एंगल कैसे देखेंगे? तो एक एंगल ज्योमेट्रिकली यहाँ पे देखने के बाद, एक मैथमेटिकली फाइंड करने के बाद होता है। तो आगे बात आएगा जब मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैथमेटिकली उसमें आई कैप जे कैप के कैप की बात होता है, वहाँ से निकालते हैं कि ज्योमेट्रिकली अगर वेक्टर मेरा ड्रॉ किया हुआ है तब एंगल कैसे देखेंगे। तो देखो कुछ एग्जाम्पल पहले देखो, मान लो ऐसे दो वेक्टर है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री, ये वाला वेक्टर, ये मान लो ये वाला वेक्टर, और एक इस तरह से है ऐसे, ये वेक्टर कुछ और मान लो, वेक्टर सी वेक्टर डी, ये भी एंगल मान लो 60, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री होगा या अलग अलग होगा, ये यहाँ पे ध्यान है। तो देखो यहाँ पे जो वेक्टर है दोनों जो पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है ऐसे, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये इधर जा रहा है तो ये कहीं इधर जा रहा है, ध्यान से देखो, ये कहीं इधर जा रहा है, ये कहीं इधर जा रहा है, क्या एंगल 60 डिग्री दिख रहा है? ये देखो ऐसे जा रहा है, तो एंगल तो 60 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रहा, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ये ना एंगल बन रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, वेक्टर इधर जा रहा है एक्चुअल में। तो हमें क्या करना होगा ऐसे किसी एंगल देखने के लिए? मतलब दोनों के एक पॉइंट से ओरिजिनेट करके देखना होगा, या एक पॉइंट पर टर्मिनेट करके भी देख सकते हो, इसको ऐसे करके तो भी एंगल हम लोग देख सकते हैं टर्मिनेट करें। तो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, इसको यहाँ से ऐसे टर्मिनेट कर दो, मतलब ये होगा कि एंगल देखने के लिए हम लोग का दोनों का हेड या दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसका टेल और इसका हेड है, तो उसके से हम लोग एंगल नहीं देख सकते हैं। तो एंगल देखने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, या इस तरह से लिखो, हेड और टेल, या तो हेड या टेल ऑफ both vectors are at a point then इसी पॉइंट को हेड या टेल of both vectors are, if head or tail of both vectors are at a point then smallest angle, जो छोटा वाला एंगल, smallest angle between them is called angle between both vectors। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों के हेड और टेल एक जगह आ देना, क्योंकि यहाँ देखो ये ऐसे आ रहा है, ये इधर डायरेक्शन में, तो ये ऐसे डायरेक्शन होगा, तो ये इधर जा रहा है, ऐसे जाने की कोशिश किया, तो ये ना एंगल हो जाएगा। फिर ये ऐसे रहने से थोड़ा होगा कि वाला एंगल हो जाएगा। मतलब हेड दोनों का, या तो दोनों टेल एक जगह रखो तब तुम बोलेगा कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, एंगल देख लेंगे, या दोनों का हेड एक जगह रखोगे तब भी होगा ऐसे, या ऐसे हेड रखोगे जैसे इस तरह से, इसको पीछे खींच लो तब भी तो ये जो एंगल होगा स्मॉलेस्ट ही एंगल है, वो भी रह जाएगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो दोनों के बीच होगा, लेकिन तब अभी तो स्मॉलेस्ट ही वाला है, अभी भी स्मॉलेस्ट ही वाला है, तो एंगल यहाँ 60 डिग्री नहीं है, यहाँ तो 60 डिग्री नहीं है, यहाँ 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि अभी एक का हेड है एक का टेल है, दोनों का हेड या दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। तो नोट डाउन करो, फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ तो एंगल जो है 60 डिग्री होगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर बात करोगे 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो जाएगा? सी एंड डी में कितना एंगल? देखो सी एंड डी को यहाँ पे शिफ्ट करो, इसको वही छोड़ दो, इसको शिफ्ट करो, या इसको भी पीछे खींच सकते हो। सी वेक्टर ये है, डी वेक्टर को आगे की शिफ्ट करो। शिफ्ट कैसे करना है? पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो देखो ये एंगल जो है 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 होगा। तो अब ये दोनों के बीच दो एंगल है, एक 120 60 तो कोई एंगल ही नहीं था, एक 120 एक इधर पूरा है 240 डिग्री, 180 प्लस 60, 120 और 240 दो एंगल है।
तो कौन सा एंगल हो गया, 120 वाला कि 240 वाला? तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे ये G वेक्टर है, S वेक्टर है, ये होगा 120, ये होगा 260। 60 तो कोई एंगल ही नहीं है इनके बीच का, तो 60 को 60 तुमको दिखा दिया जाता है एंगल या तो 120 या 240। कौन लेना है? 120, 240 नहीं लेना है। इनके बीच का एंगल कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंगल। जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हम लोग को लेना है। एंगल बिटवीन C एंड D कितना हो जाएगा? 120। C और D के बीच एंगल कितना है? 120। कुछ और देखो, एंगल बिटवीन following two vectors। कुछ दो वेक्टर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उनके बीच का एंगल बता रहा हूँ। मान लो ये एंगल है, ट्रायंगल वाला एंगल 70 डिग्री। हमें निकालना एंगल बिटवीन AB एंड BC। एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। बताओ वीडियो पॉज करके 70 डिग्री हो गया या कुछ और होगा? क्या दोनों का हेड या टेल एक जगह है? यहाँ से देखो, नहीं, इसका हेड है, इसका टेल है, इसका हेड है, इसका टेल। मतलब क्या, इसको आया तो आगे ले जाओ या उसको पिछला, तो देखो आगे ले जाओ उसका होगा। ये B वेक्टर इधर हो गया, ये आगे चला गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, तो ये अलग वेक्टर हो गया BC, पॉइंट तोड़ दिया गया एक तरह से। ये भी वेक्टर BC वेक्टर है, BC को कहीं भी लेके जा सकते हो ना। ये भी वेक्टर, ये वाला हो गया BC वेक्टर। ये एंगल 70 डिग्री थी, एंगल कितना? इधर एंगल 70 डिग्री था, क्या ये 180 माइनस 70 डिग्री होगा? मतलब कितना? 110 पूरा 180 होता है ना, तो 70 माइनस हो गया तो कितना हो गया? 110 डिग्री। एंगल बिटवीन AB एंड BC वेक्टर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। ये है सर्कल है, ये टेंजेंटिकल होंगे वेक्टर है, और ये जो है वेक्टर ये एंगल जो है 120, ये टेंजेंटिकल है। ए और बी के बीच एंगल कितना होगा? 120 डिग्री है। ये इधर की ओर, इधर की ओर 120 डिग्री एंगल बना रहा है। इनके बीच का एंगल क्या होगा तुमको निकालना है, तो ट्राई करो, कैसे निकलेगा एंगल कितना होगा? जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल देख लो तो तुम्हें डिस्कशन करना आसान हो गया। तो चलो इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये तिरछा, इसी का देख लेते हैं एंगल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से कितना है। ये 90 डिग्री थी, ये कितना बचेगा? ये क्या 30 डिग्री बचेगा? ये 90 डिग्री हुआ वर्टिकल से। तो ये इधर एंगल बना रहा है, इधर वेक्टर भी है। ये एंगल जो है कौन कितना होगा? तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से ये 30 है, ये वाला 30 से क्या, ये भी 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? ये दो पैरेलल लाइन कट कर रहा है, 30 30, ये 30 से कितना होगा? ये देखो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, ये और ये बीच एंगल 90 डिग्री। तो 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा क्या? ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। लाइन है यहाँ दिखाया भी गया, ये नॉर्मल हो गया, टेंजेंट हो गया, एंगल 90 डिग्री, 30 हुआ तो 60 हो गया। क्योंकि वर्टिकल है ना, वर्टिकल लाइन ये वाला बी हुआ, इधर से एंगल देखना नहीं है। अब दोनों को एक जगह ड्रॉ कर लो, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी ऐसे पीछे है ना, वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल देखो कितना होगा, ये ना वेक्टर ए का डायरेक्शन, इसको उठा के यहाँ एक जगह चला सकते हो। वेक्टर ए इधर वेक्टर बी, कितना एंगल है? 60 डिग्री है क्या? तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 120 नहीं होने वाला, कितना होने वाला है? 60 डिग्री। 60 डिग्री 120 नहीं होने वाला, कितना होने वाला है? 60 डिग्री। ये एंगल जो है कौन कितना होगा? तो 60 डिग्री। कितना एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होने वाला है? 60 डिग्री।
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। रेगुलर हेक्सागन पड़ेगा, हेक्सागन मतलब 6 साइड। रेगुलर का मतलब होता है कि 6 साइड जो है आपस में बराबर है, उसको रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर वर्ड तब यूज करेंगे जब ऑल साइड इक्वल। कहीं भी रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड, रेगुलर वर्ड क्या इक्वल लेंथ का 5 साइड होगा। रेगुलर ऑक्टागन, केवल ऑक्टागन बोलोगे तो 8 साइड का ज्योमेट्री है। तो 8 साइड का ज्योमेट्री कैसा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ट्राइंगल 3 साइड का ज्योमेट्री है, उसमें रेगुलर वर्ड तो नहीं तुम बोलते हो वहाँ पे, लेकिन आगे का जो ज्योमेट्री 4 से बड़ा में, तो 4 में जो होता है 4 उसको स्क्वायर बोल देते हो, 4 बराबर होता है तो होता है ना। लेकिन उसके आगे ज्योमेट्री उसमें रेगुलर बोलते हैं। 5 साइड है, 5 बराबर है रेगुलर पेंटागन। 10 साइड है, 9 साइड है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा नाम होगा। उसमें रेगुलर अगर यूज करेंगे सबका साइड, सबका जो लेंथ है वो बराबर है। तो ए बी सी डी इतना ही तक में भी बात करते हैं। ये एंगल वगैरह तो चाहिए मुझे, ए बी बी सी सी डी या ए डी वगैरह के साथ एंगल चाहिए, ये भी एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल तो चाहिए। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन का प्रॉपर्टी जो है पता होना चाहिए, कितना एंगल कौन सा बनता है। चलो देखो, और क्या करनी चाहिए आगे मैं डिस्कस कर लूंगा वही क्वेश्चन तक नहीं। रेगुलर है मतलब 6 साइड बराबर मिलता होगा। अब ये एंगल कितना होता है पता है क्या, ये जो एंगल है कितना होता है, क्या 120 डिग्री होता है वाला एंगल। और इसको अगर आपस में ज्वाइंट कर लो इधर, रेगुलर हो तो ज्योमेट्री बड़ा हो रहा होगा, पूरा इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है, अंदर का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, आधा एंगल 60 होगा क्या, ये 60 डिग्री, ये भी कितना 60, इधर से ये 60 होगा, ये दोनों 60 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा क्या। मतलब अंदर में जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, अंदर में तीनों साइड बराबर का। तो अगर ये वाला ए साइड है तो भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, इधर भी ये होगा। जब से अगर ये वाला ए है तो डायगोनल कितना हो जाएगा 2a, तो डायगोनल होगा तुम्हारा 2a का। ये वाला एंगल का पता होगा, एंगल जो होता है ये 120 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर मुझे मान लो यहाँ पे लिखना हो कि एंगल बिटवीन ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर कितना होगा, बता सकते हो। ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर कितना होगा, कितना 120 डिग्री होगा क्या। ये ए बी वैक्टर है, बी सी वैक्टर जो है, अभी देखो यहाँ पे इसका हेड है और इसका टेल है, दैट मीन्स इसको आगे लेके जाओगे, इसको यहाँ से ड्रॉ कर लो ऐसे, ये बी सी वैक्टर होगा, है ना हुआ। इसको आगे लेके गए, यहाँ से ए बी यहाँ से यहाँ चला गया, तो बी सी यहाँ से इधर चला गया। ये जो एंगल है कितना है 60 डिग्री है क्या। अंदर में 120 था, एक्चुअली बाहर का एंगल हमें चाहिए तो कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मुझे चाहिए एंगल बिटवीन ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर कितना होगा बता सकते हो। ए बी और ए सी के बीच का एंगल, ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर, ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होगा तो पूरा तो एंगल 60 डिग्री है, तो पूरा जब 60 डिग्री तो वाला एंगल कितना होना चाहिए 31 डिग्री होना चाहिए। पूरा एंगल जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तो पूरा 60 डिग्री है। ये जो आधा एंगल ये वाला जो है कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये एंगल। दूसरा इस तरह से निकाल सकते, चलो यहाँ से अगर तुम्हें डाउट लग रहा है इस तरह से निकाल सकते, चलो ये पेमेंट कर देना, आधा होगा कि नहीं होगा। देखो ये एंगल 120 डिग्री है,
भाई दोनों साइड बराबर ट्रायंगल पड़े होंगे, साइड बराबर होता है ट्रायंगल बराबर होता है, ये और ये साइड बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, थीटा है थीटा। तीनों का सम 180 होगा, 120 प्लस 2 थीटा 180 डिग्री, 2 थीटा 60 डिग्री, थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा क्या, ऐसे ही निकाल सकते हैं। थीटा कितना आने वाला है 30 डिग्री। दैट मीन्स अब ए बी और बी ए सी देखो एक ही जगह से स्टार्टिंग है कि नहीं, ए बी वेक्टर ए सी भी यहीं से स्टार्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे एक दूसरे का आगे पीछे खींचना नहीं है, दोनों का टेल जैसा स्टार्ट है, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल बिटवीन BC वेक्टर एंड BC और BC बीच कितना एंगल होगा, जो पहले ड्राइंग है देख लो, नाम वही रहेगा, ये B था, ये C था, ये B, तो BC वेक्टर किधर होगा, DC वेक्टर इधर होगा कि इधर वो BC आई वाला DC, तो दोनों का हेड जो एक जगह है, तो दैट मीन जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा ही जो एंगल होगा ये वाला, ये ना एंगल बिटवीन वेक्टर होगा, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का हेड एक जगह है, तो शिफ्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आगे शिफ्ट करोगे तब भी वही हो जाएगा, इसको आगे लेके जाओगे, इसको आगे लेके जाओगे, यही ना जाओगे, इधर और इधर केवल एंगल होगा, दो लाइन ऐसे कट कर सकते, दोनों एंगल तो बराबर होता है ना, तो इधर गया एंगल तो ही मिलना है, इसलिए दोनों का हेड एक जगह है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये एंगल 120 डिग्री होता है, तो देखो 20 वही CD रहता तब नहीं होता, CD रहता लेकिन इसको आगे ले जाते तो 60 डिग्री बनता है, ये DC वेक्टर है, DC वेक्टर है तो एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो ध्यान रखोगे, तो ये 120 डिग्री तुम्हारा एंगल हो गया। तो ये नोट डाउन कर लो, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट की बात है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो आई कैप जे कैप थोड़ा सा बात किया अभी पहले, कैसे लिखना है उसी को और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे परीक्षा होगा तो कैसे क्या हम लोग कंपोनेंट वगैरह की बात करेंगे, तो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे।